नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग पिछले कई वीडियो के माध्यम से इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पर डिटेल में डिस्कशन किया है, तो आज उन्हीं नदियों से संबंधित जो भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि प्रश्न की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इस पर हम 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें से आज हम करीब 20-22 प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे। शेष प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए यह देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न किस किस रूप में नदियों से संबंधित पूछे गए हैं और इनके किस प्रकार के पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग नदी वाले टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रश्न को समझने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए या उनके आंसर देने में भी आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम बस केवल आपको यह विजुलाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने जो पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं आप उनका सहजतापूर्वक आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न हम देख रहे हैं आप लोगों के सामने, यह है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ज़्यादातर प्रश्न का जो पूछने का तरीका है यह ऐसा ही रहता है कि हम लोग पूरा प्रश्न पढ़ते नहीं हैं और अधूरे में पढ़ करके ही यह अनुमान लगा लेते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया होगा। लेकिन यह ट्रेंड अब देखने को मिलता है ज़्यादातर एग्जामों में कि इसका जो टर्म है नहीं वाला, ये देख रहे हैं कहाँ लिखता है, लास्ट में लिखता है। पहले क्या था, पहले नहीं वाला जो शब्द था यह शुरू में ही लिख देता था, लेकिन अब कहाँ लिख रहा है नहीं वाला शब्द, इसको लास्ट में लिखता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं, आप नहीं वाला शब्द कहाँ दिख रहा है, लास्ट में। तो इसका मतलब है आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, जबकि हम लोग क्या सोच लेते हैं कि कौन सा सही है। आधा पढ़े, आधे के बाद क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं और सोच लेते हैं कि पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। और जैसे ही पहला विकल्प आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या, हमको तो आ रहा है कि पहला विकल्प क्या है, सही है, जबकि पूछा क्या गया है, कौन सा सही नहीं है। और विकल्प दिया है महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। तो महानदी वाले सेक्शन में हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में जो अमरकंटक वाला सेक्शन है उसी अमरकंटक से कौन नदी निकलती है, महानदी। तो यह तो सत्य है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा विकल्प इसी प्रकार है, गोदावरी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो यह भी आपको बताया गया महाराष्ट्र में नासिक के पास है त्रियंबक का पठार। तो यह भी तो सही है, गलत है नहीं। तीसरा है कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ये क्या है, गलत है पूरी तरीके से। और अगला विकल्प क्या है, ताप्ती नदी का उद्भव कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो यह भी सत्य है, क्योंकि इसका मध्य प्रदेश में कहाँ से होता है, बैतूल के पठार से होता है, जो सतपुड़ा का ही एक पार्ट है, जिसको हम लोग अगले वाले टॉपिक में देखेंगे जब पर्वत संरचना पढ़ेंगे, तो कि बैतूल का पठार क्या है, सतपुड़ा क्या है, या उसके कितने सेक्शन हैं, उन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह आंसर क्या होगा, सी होगा, कि कावेरी नदी की उत्पत्ति जो दे रहा है आंध्र प्रदेश से नहीं होती है, बल्कि कहाँ से होती है, कर्नाटका से होती है। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी प्रकार यह विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, ये ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न किसी न किसी, हमने इसलिए नहीं लिखा है कि किस आयोग में पूछा गया है, कि आप कि सोचने का दायरा सीमित हो जाता है। अगर आप सोचेंगे कि अच्छा यह तो वनडे में पूछा गया है, यह यूपीएससी में पूछा गया है, तो आप उस माइंड सेट से सोचने लगते हैं। तो आपको इस माइंड सेट से नहीं सोचना है, आपको सिंपल ये सोचना है कि नदी आपने पढ़ा तो नदी कंप्लीट पढ़ा। अब नदी पर चाहे प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जाए, चाहे प्री के स्तर पर, चाहे मेंस के स्तर पर, चाहे इंटरव्यू के स्तर पर, आप हर स्तर पर उस प्रश्न का आंसर देने में सक्षम हो। हम इसी दृष्टिकोण से आपको नदी को पढ़ाए हैं।
तो इसलिए यहाँ पर हम यह नहीं बता रहे हैं कि यह प्रश्न किस आयोग के द्वारा पूछा गया है। बस आप ये एनालिसिस करिए कि आपने जो पढ़ा क्या उसके माध्यम से आप इन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं या नहीं, बस इसी का आप मूल्यांकन करिए अपना। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर दो सूची दी गई है, एक तरफ दोआब लिखा गया है और एक तरफ नदियाँ लिखी गई हैं कि यह दोआब किन नदियों के बीच में बनता है। तो इसी पर यह प्रश्न है। एक तरफ देख रहे हैं बिस्त द्वाब है, बारी द्वाब है, रचना द्वाब है, छाछ द्वाब है और एक तरफ सारी नदियाँ लिखी गई हैं। तो आपको हमने बताया था जब सिंधु नदी हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर सारे द्वाब के बारे में हमने आप लोगों को डिटेल में समझाया था कि कौन कौन सा द्वाब किन किन नदियों के बीच में पाया जाता है। फिर भी एक इमेज छोटा सा हम ड्रॉ कर देते हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नदी है सिंधु, इसी सिंधु नदी में 5 नदियाँ आकर के मिलती हैं। इसी में झेलम है, चेनाब है, राबी है, ब्यास है और कौन है, सतलज है। और ये सब नदियाँ आपस में जाकर के कहाँ मिल जाती हैं, सिंधु में मिल जाती हैं। तो यह तो है इंडस, यह है झेलम, यह है चेनाब, यह है राबी, यह है ब्यास और यह कौन सी है, सतलज। अब इन्हीं नदियों के बीच में क्या बनता है, द्वाब बनता है। यहाँ पर जो द्वाब था इसका नाम क्या था, थाल द्वाब था, इसी को हम सिंधु सागर कह देते हैं। यहाँ पर झेलम और चेनाब के बीच में यहाँ पर सिंधु सागर था, क्या था, आप सिंधु वाले टॉपिक में जाके देखिएगा, यहाँ पर सिंधु सागर या थाल द्वाब है। इसी प्रकार झेलम और चेनाब के बीच में एक है जिसका नाम क्या है, छाछ है, क्या है, छाछ है। तो यहाँ पर चेनाब और झेलम, इसी प्रकार चेनाब और राबी के बीच में भी है जिसका नाम क्या था, रचना है। इसी प्रकार राबी और ब्यास के बीच में एक था, उसका नाम था बारी था, क्या नाम था, बारी है। ब्यास और सतलज के बीच में भी है जिसका नाम क्या था, बिस्त है। अब इसी को आधार मान करके आप क्या करिए, अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि बिस्त द्वाब कहाँ पर है। तो बिस्त यहाँ से आप देख सकते हैं, बिस्त यहाँ पर है, यानी ब्यास और सतलज के बीच का द्वाब क्या कहलाता है, बिस्त। तो देख लीजिए ब्यास और सतलज कहाँ है, तो ब्यास और सतलज यहाँ पर है। इन दोनों के बीच के द्वाब को क्या कहते हैं, बिस्त, यानी इसका यह मैच करेगा। इसी प्रकार बारी द्वाब है, बारी का मतलब यहाँ पर ब्यास और राबी है। तो देख लीजिए ब्यास और राबी कहाँ पर है, यहाँ पर राबी और ब्यास है। इसी प्रकार रचना है, रचना आप देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी एक तरफ चेनाब है तो एक तरफ राबी है। तो देख लीजिए चेनाब कहाँ है और राबी यहाँ पर है। तो आप इस आधार पर अपने आंसर को मिलान कर सकते हैं, यानी ए का क्या होगा, थर्ड होगा। तो ए का थर्ड केवल एक जगह आपको मिल रहा है, बाकी आप हो सकता है कि सबको एग्जैक्ट ना आप समझे लेकिन फिर भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कूटबद्ध में 1-2 मिल जाता है तब भी आंसर मिल जाता है। लेकिन वर्तमान ट्रेंड ऐसा नहीं है, वर्तमान में 1 मिल जाने से काम नहीं चलेगा। आप देखेंगे कि 3-2 जगह दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप इस कूटबद्ध में मिनिमम 2 तो आपको जानना ही चाहिए। 3 जान रहे हैं उससे भी अच्छा है, वैसे जानने की आवश्यकता तो चारों की है कि यह द्वाब किससे संबंधित है। और जब चारों मिल जाएंगे तो आप इजीली अपने आंसर को दे सकते हैं। तो यानी बिस्त का क्या हो गया, ब्यास सतलज थर्ड हो गया, बी का देख रहे हैं सेकंड हो गया, सी का देख रहे हैं 1 हो गया। इसी प्रकार छाछ का क्या हो जाएगा, चौथा। यही आपका पहला आंसर क्या है, सही है। यानी दूसरे का आंसर क्या है, विकल्प ए। इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगले प्रश्न में क्या पूछा गया और उसका आंसर क्या होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ये सब नदियाँ लिखी गई हैं, सभी नदियों के नाम आप लगभग जानते हैं। बंसधारा का नाम जानते हैं, इंद्रावती का नाम जानते हैं,
प्राणहिता का नाम जानते हैं, पेन्नर का नाम जानते हैं, सबका नाम जानते हैं। हमने कहा था पेन्नर भी एक क्या है, स्वतंत्र नदी है। जो आप देख रहे थे किचड़ा के नीचे और कावेरी के ऊपर बीच में एक नदी थी जिसका नाम था पेन्नर, उसी में एक उत्तरी पेन्नर थी, एक दक्षिणी पेन्नर थी। तो यह पेन्नर स्वतंत्र नदी है। लेकिन हमने वहीं पे आपसे कहा था कि जब भी कोई नदी पूछी जाती है तो जनरली पेन्नर को उसकी सहायक के रूप में विकल्प दे करके पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि कौन सी नदी गोदावरी की सहायक है। यहाँ पे किसकी सहायक पूछ रहा है, गोदावरी की। तो ध्यान रखिएगा, पेन्नर किसी की सहायक नहीं है। इसी प्रकार वंशधारा और ऋषिकुल्या यह भी किसी की सहायक नहीं थी। हमने आपसे डिस्कशन किया था कि जब देख रहे थे स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वहीं पर हमने आपसे क्या किया था, महानदी, वहीं पे दो और नदियां थी, एक का नाम था ऋषिकुल्या और एक का नाम था वंशधारा। तो यह भी क्या है, स्वतंत्र नदियां हैं, उड़ीसा की स्थानीय नदियां हैं, किसी की सहायक नहीं हैं। यानी यह भी गोदावरी की सहायक नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब यह विकल्प तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहला तो ऑलरेडी कट गया है, तो यह विकल्प तो हो नहीं सकता। यह भी विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे चौथा आ गया और पहला भी आ गया है। ये दोनों विकल्प है ही नहीं हमारे हैं, कट चुके हैं। फिर देखिए चौथा यहाँ पे भी दे दिया है, तो यह भी आपका नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि पेन्नर किसी की सहायक नहीं है। तो बचा क्या यहाँ पे विकल्प, डी वाला बचा। तो डी वाले में दिया क्या है, इंद्रावती और प्राणहिता। तो इंद्रावती और प्राणहिता किसकी सहायक हैं, यहाँ पर गोदावरी की सहायक है। वैसे गोदावरी की कौन कौन सी सहायक हैं आपको पता होगा, वहाँ पे लिखा गया था वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, ये सब नाम आपको दिए गए थे। तो उन नामों को आप क्या करिएगा, क्रमबद्ध तरीके से याद कर लीजिए और उसी में इसका नाम है इंद्रावती और प्राणहिता। तो यह दो नदियाँ किसकी सहायक हैं, गोदावरी की सहायक हैं। जबकि वंशधारा और पेन्नर कैसी नदियाँ हैं, स्वतंत्र नदियाँ हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले देखिए एक टॉपिक क्लियर करते हैं तो उसके माध्यम से आप कई सौ प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रश्न केवल पढ़ रहे हैं तो केवल प्रश्न ही पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न से पहले एक बार टॉपिक का रिवीजन जरूर कर लें कि जो जो नदियां हैं उन सभी नदियों को 2 से 3 बार आप पढ़िए। फिर आप देखेंगे जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा आप बहुत सहजतापूर्वक उसके आंसर को दे सकते हैं। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पर लिखा गया है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का, पूर्व दिशा में यानी जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं उसके बारे में पूछ रहा है, लेकिन कूटबद्ध है, कैसा, उत्तर से दक्षिण, यानी इनका रेंज कैसा होना चाहिए, नॉर्थ से साउथ। जैसे हमने कहा था नॉर्थ से साउथ में कौन है, सबसे पहले है स्वर्णरेखा है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, फिर उसी में ऋषिकुल्या है, वंशधारा है, फिर वहाँ पे आप देख रहे हैं गोदावरी है, किचड़ा है, पेन्नर है, कावेरी है, वैगई है और ताम्रपर्णी है। इन नदियों को हम बार बार आपको इमेज में दिखा रहे थे, बस क्यों, क्योंकि जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कूटबद्ध तरीके से तो नदियों का सीक्वेंस पूछा जाता है, या तो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट। तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। अब पूछा क्या गया है नॉर्थ से साउथ, तो सबसे नॉर्थ में कौन सी है, आपको स्पष्ट तरीके से पता है कि स्वर्णरेखा है। कौन है, स्वर्णरेखा है। प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा। अगर पूरे भारत की बात करता तो पूरे भारत में कौन कौन सी आ जाती, उसी में मयूराक्षी भी आ जाती, अजय भी आ जाती, दामोदर भी आ जाती और नीचे कौन थी, हल्दिया, वो भी 4 नदियां ऐड हो जाती जो गंगा की सहायक हैं। लेकिन यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है तो प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत जो है वो कहाँ से है, स्वर्णरेखा से है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे उत्तर में कौन है, स्वर्णरेखा है। उसके बाद कौन सी है, आप देख रहे हैं स्वर्णरेखा तो उत्तर में हो गया, ठीक है। महानदी उसके दक्षिण में भी बात सही है, गोदावरी महानदी के दक्षिण में ये भी ठीक है, किचड़ा गोदावरी के दक्षिण में ये भी सही है, पेन्नर यह किचड़ा के दक्षिण में ये भी सही है, फिर कावेरी यह पेन्नर के दक्षिण में ये भी ठीक है, और वैगई
इसके भी दक्षिण में है, ये भी सही है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपका पहला विकल्प क्या है, सही है पूछे गए प्रश्न के अनुसार। अन्य जितने भी विकल्प दिए गए हैं यह सही नहीं है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं वैगई को पहले लिख दिया और पेन्नर को क्या किया है, बाद में लिख दिया है। इस आधार पर क्या है, गलत है। इसी प्रकार अगला भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुवर्ण रेखा को बाद में लिख दिया और महानदी को पहले लिख दिया, ये भी क्या है, गलत है। इसी प्रकार आगे भी देख रहे हैं महानदी पहले हो गई, सुवर्ण रेखा बाद में हो गई, यानी गलत है। यानी नदियों का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, तो आप कई प्रश्नों को बहुत सहजतापूर्वक आंसर दे सकते हैं। तो शायद आपको कोई असुविधा नहीं हो रही होगी इन प्रश्नों को हल करने में। क्योंकि आपने नदी वाले टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार अवश्य पढ़ा होगा और उस पर आपने अच्छा वर्क भी किया होगा पेपर और पेन के माध्यम से, इसलिए प्रश्न आपको बहुत सहजतापूर्वक आप आ रहे होंगे। तो अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है इस नदी वाले टॉपिक पे। अगला है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तेल नदी का नाम तो आपने सुना होगा, ओंग तेल जोंक, क्या नाम था, ओंग तेल जोंक, किसकी सहायक है, याद करिए। अच्छा, विकल्प थोड़ा देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं आ रहा है कि कौन सी सहायक, किसकी सहायक है ओंग तेल जोंक। देखिए ओंग तेल जोंक तीनों एक साथ याद करिएगा, एक याद नहीं करिएगा। तो यहाँ पे बागमती, क्या कोई ऐसी नदी है कि जिसकी ओंग तेल जोंक है? अरे ओंग तेल जोंक ज़्यादा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लेते हैं महानदी है, गोदावरी है, किचड़ा है, इसी 2-3 में से किसी एक की हो सकती है, लेकिन इसमें से ना तो गोदावरी दिया है, ना तो किचड़ा दिया है, ना तो महानदी दिया है। इसका मतलब प्रायद्वीपीय भारत की ही नदियों की सहायक है ओंग तेल जोंक, लेकिन बागमती तो है नहीं। तो बागमती तो आंसर है नहीं, ये तो स्पष्ट है। घाघरा भी नहीं क्योंकि ये गंगा का पार्ट है। कमला ये भी नदी नहीं है। गंडक ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो घाघरा के पार्ट है, अरे गंगा के पार्ट हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है जिसकी तेल सहायक नदी हो। तो आई होप आपको इस समझ में बात आ रही होगी कि किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए कम से कम उसके कुछ तो नियर अबाउट आपको पता होना चाहिए कि ओंग तेल जोंक प्रायद्वीपीय भारत की नदी की सहायक है, ना कि किसी अन्य की सहायक है। और इसमें कौन सी नदी आती है जिसकी यह सहायक बनती है? तो आप देखिए जो महानदी है, महानदी की अगर हम बात करें तो महानदी में उत्तर की तरफ कौन है, तो वहाँ पर नाम आप याद कर सकते हैं। फिर दक्षिण में कौन सी हैं उसके नाम याद कर सकते हैं। गोदावरी है, गोदावरी में ऊपर जो गंगा है जिसमें पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू। नीचे कौन है, तो वहाँ पर आप देख रहे थे मंजरा है। कौन है? मंजरा है। लेकिन महानदी में कौन सी हैं? ओंग तेल जोंक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप जाके फिर से पढ़िएगा नदी वाले टॉपिक को अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो, कि ओंग तेल जोंक किसकी सहायक है। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है। जल का अभाव का मतलब है कि कहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। तो जो नदी अरब सागर की तरफ होगी जनरली उन्हीं में जल अभाव देखा जाएगा। जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है सामान्यतया उनमें जल ज़्यादा होता है। कारण है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियाँ जाती हैं वह ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं। तो जब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं तो ज़्यादा मात्रा में उनको पानी मिल जाता है। लेकिन जो नदियाँ अरब सागर की तरफ जाती हैं वह तुलनात्मक रूप से छोटी होती हैं और छोटी होने के कारण इनमें जल की मात्रा कम होती है। तो उसी आधार पर कहीं न कहीं यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें दिया है विकल्प में साबरमती, ताप्ती, कावेरी और किचड़ा। तो कावेरी बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इसमें भी जल पर्याप्त मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है। किचड़ा में भी जल पर्याप्त मात्रा में क्योंकि ये भी बंगाल की खाड़ी की तरफ है। साबरमती में जल कम है, यह बात तो स्पष्ट है।
और साथ में चूंकि विकल्प आप जब देखें तो विकल्प में ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया है कि एक विकल्प मिल जाए, क्योंकि ताप्ती में भी जल इतना कम नहीं है, ताप्ती में भी पर्याप्त जल है, लेकिन फिर भी चूंकि विकल्प के अनुसार हमको आंसर देना है तो विकल्प में केवल एक विकल्प तो है नहीं कि आप साबरमती को टिक लगा दें। तो इस आधार पर आप देखेंगे कावेरी किचड़ा तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें पर्याप्त जल है। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा, साबरमती और ताप्ती, ये दो नदियाँ जो हैं इनमें जल का क्या है, अभाव है, यानी विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इस दिए गए प्रश्न के अनुसार। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। किसी एक स्थान से दो महत्वपूर्ण नदी का उद्गम बताना है, साथ में जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। यानी एक स्थान से निकली, उसमें से एक किसी एक महत्वपूर्ण नदी में जाके मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो जो दूसरी नदी निकली वह अरब सागर में जाके गिर जाती है। देखिए प्रश्न जो होते हैं खास करके यूपीएससी की, इनका जो शब्द होता है यह शब्दों का ही खेल है, क्योंकि आपको शब्द में ही उलझा देते हैं और प्रश्न समझ में ही नहीं आता है। तो देख रहे हैं लैंग्वेज कितना टफ है, कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर इसको आप खंड में तोड़ तोड़ के समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कह रहा है एक स्थान से दो नदी निकली, एक नदी किसी एक नदी की सहायक है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है और जो दूसरी नदी है वह अरब सागर में जा रही है। तो ऐसा कौन सा स्थान है, एक ही है जो अमरकंटक है। उसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है जो सोन है, वो गंगा में मिल करके कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में, और इसी अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, और वो कहाँ चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है। वैसे आप कह सकते थे महानदी, लेकिन महानदी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महानदी किसी की सहायक नहीं है, जबकि इसने कह दिया है कि एक नदी किसी एक महत्वपूर्ण नदी में मिल करके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। यहाँ पे आप देखिएगा उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर के क्या कर रही है, यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली जो नदी है यह बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे कौन होगा, सोन होगा, ना कि महानदी। तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर बहुत आसान है, अमरकंटक है, या तो फिर हम मानसरोवर झील देखें। मानसरोवर झील से भी आप देखेंगे तीन नदियाँ निकलती हैं, एक का नाम सिंधु, एक का नाम ब्रह्मपुत्रा और एक का नाम सतलज, और एक कौन है, अमरकंटक। तो यहाँ पर सतलज तो मानसरोवर तो है नहीं, तो विकल्प बहुत आसान है, क्या है, अमरकंटक। इसी अमरकंटक से एक नदी सोन जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, गंगा में जाके मिल जाती है और लास्ट में कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और इसी अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसका नाम नर्मदा है, और वह पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हुई कहाँ चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, अमरकंटक। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो यहाँ पर कूट हैं। एक पहला है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली, किधर की तरफ, पूर्व की तरफ, पूर्व यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। क्या यह बात सत्य है कि केरल में ऐसी कोई नदी नहीं है कि जो पूर्व की तरफ जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में? क्या यह बात सत्य है? नहीं, यह बात सत्य नहीं है, यानी ये तो गलत है। फिर दिया है कि मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। क्या मध्य प्रदेश में ऐसी कोई नदी है जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है? पश्चिम यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ, ऐसी कोई नदी है या नहीं है? तो आप मध्य प्रदेश वाला सेक्शन देखिएगा कि मध्य प्रदेश में कोई नदी ऐसी मिल रही है कि नहीं जो कहाँ पे जा रही है, पश्चिम की तरफ जा रही है। तो ऐसा कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसी कोई नदी नहीं है कि जो किधर जाए, पश्चिम की तरफ जाए। अगर हैं भी तो किधर आती हैं, पूर्व की तरफ।
अच्छा, पश्चिम की तरफ तो जाती हैं। पश्चिम की तरफ ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सी है, एक तो नर्मदा है, एक माही है, ये सब किधर जा रही है, पश्चिम ही तो जा रही है, यानी अरब सागर की तरफ। तो यह बात क्या है, सत्य है कि हाँ यहाँ पर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है। लेकिन यह जो दिया है केरल में पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, यह बात क्या है, गलत है, क्योंकि पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यानी केवल दूसरा। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है, और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर दिया गया है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, पश्चिम की तरफ यानी अरब सागर की तरफ। तो अरब सागर की तरफ नर्मदा भी जाती है, ताप्ती भी जाती है, और राप्ती नहीं, राप्ती किसकी सहायक है, घाघरा की सहायक है। घाघरा किसकी है, गंगा की है, और वो किधर जाती है, पूर्व की तरफ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। पश्चिम की तरफ जो प्रवाहित होती हैं उसमें कौन कौन सी, उसमें माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, कोयना है, पाबना है, मांडवी, जुआरी, शरावती, बराही, पेरियार, पंबा, ये सब नदियाँ आती हैं। तो उसमें सिर्फ 2 नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, और कौन कौन सी हैं, एक तो ताप्ती है और एक नर्मदा है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर जो 11वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित, सुबनसिरी, उपरयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। तो पहला चीज तो ये पता होना चाहिए कि बराक नदी निकलती कहाँ से है। यह आपको बताया गया था कि नागालैंड में एक पहाड़ी जिसका नाम है माउंट जपोर, वहाँ से निकलती है, और मणिपुर होते हुए मेघालय वाले सेक्शन से आकर के मेघना में मिल जाती है। तो इसका मतलब यह अरुणाचल प्रदेश में तो है नहीं। तो सबसे पहला नंबर तो कट जाएगा, और जब पहला कट जाएगा तो पहला विकल्प खत्म, दूसरा विकल्प खत्म और चौथा विकल्प खत्म। सिर्फ कौन सा विकल्प बचेगा, बी वाला, यानी आपका ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल दूसरी और तीसरी। तो आपको पता भी होगा लोहित और सुबनसिरी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं, और कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही हैं। तो इस प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी एक कूट पर कमांड हो, तो उसके आधार पर भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बराक के बारे में पूरी तरीके से स्पष्टता है कि बराक अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो 3 विकल्प ऑटोमेटिक कट जाएंगे, और जब 3 कट जाएंगे तो जो बचेगा विकल्प वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यही सत्य है इस पूछे गए प्रश्न के अनुसार। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। क्या चीन में बहती है नदी, नहीं, चीन में नहीं है, यह तिब्बत से ही निकलती है, भारत में आती है, और फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन कर देती है। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, जिसमें कौन कौन सा है, तिब्बत है, भारत है और बांग्लादेश। यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम लोग तिब्बत में क्या नाम देते हैं, उसी का नाम है रांगपो सांगपो। तो वहाँ पर इसी का नाम है सांगपो। क्या नाम है, सांगपो, जिसको कहते हैं टी सांगपो, और भारत में कहते हैं यारलुंग जंगबो। तो तिब्बत, बांग्लादेश में इसी का नाम क्या है, जमुना नाम है। क्या नाम है, जमुना, और भारत में क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नाम है। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर के गुजरती है, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। कुछ लोग चीन को भी सोच सकते हैं इस आधार पर कि तिब्बत चीन का पार्ट है, इसलिए तिब्बत तो है ही है, चीन भी है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हम चीन यहाँ पर विकल्प में नहीं मानेंगे, सिर्फ किसको मानेंगे,
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश को मानेंगे। फिर इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है उसमें जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में बात कर रहा है। तो ब्रह्मपुत्र में दिबांग दिया है, कामेंग दिया है और लोहित दिया है। तो यहाँ पर तीनों नदियाँ किसकी सहायक हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक है, इसमें कोई संदेह है नहीं। आपको हमने बताया भी था कि जहाँ पर अंग की बिंदी आ जाए लगभग वही है। अब ओंग तेल जोंक को मत कर देना, क्योंकि ओंग तेल जोंक में भी अंग की बिंदी है, तो इस आधार पर नहीं। फिर भी दिबांग, कामेंग, लोहित, सुबनश्री ये सब किसकी सहायक हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। यानी इस पूछे गए प्रश्न का जो विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शायद आपको याद आ रहा होगा जब ब्रह्मपुत्र नदी हम पढ़ा रहे थे तो आप 2-3 बार नदियों को क्या करिए, रिवाइज करिए और उसको ड्रॉ करिए। यह गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा और आप हर प्रश्न का आंसर काफ़ी सहजतापूर्वक दे सकते हैं। अगला विकल्प यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। पहली यहाँ पर है किशनगंगा, दूसरी है गंगा, तीसरा है वेनगंगा, चौथा है पेनगंगा। पूछ रहा है कि इन नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापना करने का सही अनुक्रम, यानी इनको नॉर्थ टू साउथ क्या करना, अरेंज करना है। हमने आपसे पहले कहा था कि ज़्यादातर प्रश्न कूटबद्ध तरीके से होते हैं। इनको नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट के क्रम में पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह से पूछी जाए, प्रायद्वीपीय को हिमालय से, हिमालय को प्रायद्वीप से जोड़ करके भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो किशनगंगा है, किशनगंगा किसकी सहायक है? गंगा, गंगा अपने आप में गंगा नदी है। किशनगंगा तो आपका जम्मू कश्मीर में है, गंगा आपकी उत्तराखंड में है, तो दक्षिण में हो गया। फिर वेनगंगा, वेनगंगा किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। और पेनगंगा भी किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। लेकिन आप देखेंगे कि वेनगंगा उत्तर में है और पेनगंगा कहाँ पे है? दक्षिण में है। आप गोदावरी वाले टॉपिक को जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको स्पष्ट इनका डायरेक्शन मिल जाएगा कि उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। यानी पहला वाला विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सबसे पहले किशनगंगा है, फिर गंगा है, फिर वेनगंगा है और लास्ट में कौन है? पेनगंगा है। यह उत्तर से दक्षिण का क्रम है इन नदियों का, जबकि इसमें से एक नदी सिंधु की है, एक गंगा है और 2 किसकी हैं? गोदावरी की सहायक है। इस रूप में प्रश्न आपसे पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश से होकर के प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप ज़्यादातर एक नदी में कन्फ्यूजन कर सकते हैं जो है यमुना, क्योंकि गंगा निकलती है उत्तराखंड से और गंगोत्री से, और यमुना भी उत्तराखंड से ही निकलती है लेकिन बंदर पूंछ से। लेकिन निकलने के पश्चात यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? हिमाचल प्रदेश में। यानी यमुना हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो यदि यमुना हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है तो ऐसा विकल्प सिर्फ एक ही है, और कौन सा है? डी वाला है। और इसी में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यमुना हिमाचल प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। जैसे स्वर्ण रेखा कहाँ पे प्रवेश करती है? वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। झारखंड से निकलती है, वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है और उड़ीसा से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन कर देती है। उसी प्रकार यह जमुना नदी भी, जो यमुना है, यह यमुना नदी निकलती तो है उत्तराखंड से, लेकिन उद्गम के पश्चात कहाँ चली जाती है? हिमाचल प्रदेश में, फिर टर्निंग लेकर के यूपी की तरफ आती है। तो इस आधार पर इस पूछे गए प्रश्न का जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा? डी वाला होगा। यानी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्यास है, चेनाब है, रावी, सतलज और यमुना। ये जो हैं हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो आप जब भी
नदी, पर्वत या किसी प्रकार की खदान जब आप पढ़ रहे हैं तो बार बार उसका फिजिकल और पॉलिटिकल जो एटलस मैप है वह देखते रहना है, क्योंकि जितनी बार देखेंगे आप उन स्थानों के बारे में उतनी स्पष्टता हासिल करते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी जैसे डिक्शनरी पे आप बार बार अपना निगाह डालते हैं, उसी प्रकार एटलस पे भी बार बार आपको अपनी निगाह डालनी है। कोई भी स्थान आप एटलस के माध्यम से ही देखने का प्रयास करें, क्योंकि उसके साथ साथ कई भी बिंदु आपको और देखने को मिल जाएंगे। तो अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? वैसे हमने इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। गंगा का जो हमने पहला सेक्शन बताया था, जहाँ पर पांचों प्रयाग हैं और 5 प्रकार के वहाँ पर हम कह सकते हैं संगम बनाए गए हैं, उन्हीं पर प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर दिया गया कि मंदाकिनी किसकी सहायक है। हमने कहा था गंगा नदी 2 नदियों के मिलने से बनती है, एक का नाम है अलकनंदा और एक का नाम है भागीरथी, और उसी अलकनंदा की एक सहायक नदी, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। आप जाकर के इस टॉपिक को देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर आपको समझाया गया है। तो यहाँ पर मंदाकिनी नदी किसकी सहायक है? अलकनंदा की है। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन जो लोग नहीं उस टॉपिक को देखें उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो उस टॉपिक को देखेंगे तो आपको पांचों प्रयाग एक बार फिर से स्पष्ट हो जाएंगे। वहाँ पे धौली गंगा कहाँ पर है, विष्णु गंगा कहाँ पर है, विष्णु प्रयाग कहाँ पर है, रुद्र प्रयाग कहाँ पर है, देव प्रयाग कहाँ पर है, कर्ण प्रयाग कहाँ पर है, सारे प्रयाग आपको बहुत सहजतापूर्वक याद हो जाएंगे। सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, पूर्वी धौली गंगा, तो यह भी वहीं से संबंधित है। हमने जब अलकनंदा के बारे में बात किया था, तो अलकनंदा का हमने कहा था कि यह 2 नदियों के मिलने से बनता है। एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है धौली गंगा। तो धौली और विष्णु दोनों मिल करके अलकनंदा बनाती हैं, और कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। वहीं से ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती हैं। लेकिन एक और नदी है धौली, और यह जो है काली की सहायक है। किसकी सहायक है? काली की सहायक है। लेकिन उसके साथ गंगा शब्द नहीं इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर आप धौली गंगा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? पूर्वी शब्द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पूर्वी। क्योंकि अलकनंदा के पूर्व में जब आप जाएंगे तो रामगंगा है, उसके बाद आपको जो मिलेगी गोमती है, फिर कौन है? घाघरा है। और घाघरा भी 2 पार्ट है, एक है काली और एक है कर्णाली। उसी काली की सहायक है क्या? धौली नदी है। क्या नाम है? धौली नदी, या उसी का एक और नाम उसको कहते हैं पूर्वी धौली गंगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर धौली गंगा केवल आ गया तो ध्यान रखिएगा किसकी सहायक है? अलकनंदा की। लेकिन अगर उसी के साथ पूर्वी शब्द डाल दिया गया तो वह किसकी सहायक हो जाएगी? काली की सहायक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अलकनंदा पहले आ जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर अलकनंदा है, यहाँ पर भागीरथी है, दोनों मिलकर के आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर रामगंगा है, गोमती है, फिर यहाँ पर कौन है? ये है घाघरा। तो यहाँ पर जब अलकनंदा है तो अलकनंदा की सहायक कौन है? धौली गंगा है। तो यहाँ पर तो धौली गंगा है, लेकिन यही जब धौली शब्द यहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन इसकी तुलना में क्या है? पूर्व में है। तो यहाँ की जो धौली है इसके लिए इस्तेमाल हो जाता है पूर्वी धौली गंगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे बनास है और एक का नाम पश्चिमी बनास है, उसी प्रकार यहाँ पर भी टर्म दिया गया है कि जो पूर्व में है वो पूर्वी धौली गंगा, और जो पश्चिम में उसका नाम केवल धौली गंगा। तो धौली गंगा अलकनंदा की सहायक, और पूर्वी धौली गंगा काली या घाघरा की सहायक है। तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। हाँ, इसी को कभी कभी केवल धौली नाम दे दिया जाता है। तो अगर केवल धौली नाम दिया गया है तो भी काली, और या अगर गंगा शब्द भी लिख दिया गया तो उसके साथ पूर्वी लगाना अनिवार्य, यानी पूर्वी धौली गंगा काली की सहायक, केवल धौली गंगा अलकनंदा की सहायक। यह आप अंतर स्पष्ट करके समझ लीजिएगा। और वैसे इसके बारे में हमने जब 5 प्रयाग पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर भी डिस्कशन किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो गया? आपका रिवीजन हो गया कि पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक है?
अलकनंदा नहीं, बल्कि यहाँ पर कौन है, काली नदी की सहायक है। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, यमुना नदी शुष्क हो जाती है दिल्ली और आगरा के बीच में। यह तो कथन है, ये बात सत्य भी है कि दिल्ली और आगरा के बीच में यमुना नदी लगभग मृत प्राय हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन उसका जो कारण यहाँ पे दे रहा है, वो कारण ये दे रहा है कि यमुना असतत वाहिनी है। ऐसा नहीं है, यमुना एक सदावाहिनी नदी है। क्यों? क्योंकि यह ग्लेशियर से निकलती है, और ग्लेशियर से निकलने वाली कोई भी नदी असतत नहीं होती, वो कैसी होती है, सदावाहिनी होती है। यमुना सदावाहिनी नदी है, लेकिन इसके बाद भी यह दिल्ली और आगरा के मध्य में शुष्क हो जाती है। उसका कारण जो है प्रदूषण है। तो यहाँ पर कथन तो सही है, लेकिन कारण क्या है, गलत है। तो इस आधार पर आप देखेंगे जो आंसर हो जाएगा सी, कि कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। इसके शुष्क होने के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण वो क्या है, दिल्ली का प्रदूषण, जिसके कारण यह यमुना नदी शुष्क हो जाती है दिल्ली और आगरा के मध्य में। जबकि यह कैसी नदी है, एक सदावाहिनी नदी है, असतत नदी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। जो भी अरब सागर की तरफ नदियां प्रवाहित होती हैं वह डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि क्या बनाती हैं, ज्वार नद मुख बनाती हैं, जिसको हम एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। कारण कि यह ऊंचाई से गिरती हैं अरब सागर में, और जब ऊंचाई से गिरती हैं तो जो भी अपने साथ अवसाद ला करके वहाँ पे जमा करती हैं, वह अवसाद सागर की जो तरंगे होती हैं वह लेकर के काफ़ी अंदर चली जाती हैं। तो उससे जो संरचना बढ़ती है वह डेल्टा नहीं बनता है, बल्कि जो संरचना बनती है उसको हम एस्चुरी कहते हैं या ज्वार नद मुख कहते हैं। तो अरब सागर की तरफ जो भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं वह डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि ज्वार नद मुख बनाती हैं, जिसको हम एस्चुरी कहते हैं। यानी पहला कथन हमारा क्या है, गलत है। यहाँ पर कथन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर दिया है यह भ्रंश घाटी में बहती है। ये बात सत्य है कि नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, फिर उधर गोदावरी हो गई, सोन हो गई, ये सब नदियाँ किस में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये बात सत्य है। तो इस आधार पर इसका जो आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो ऐसा विकल्प कौन सा है, डी वाला है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आपको शायद कोई असुविधा नहीं हो रही होगी इन प्रश्नों को हल करने में। क्यों? क्योंकि इनके बारे में ऑलरेडी आप कुछ न कुछ जान रहे हैं, जो भी पीछे वीडियो पढ़ाए गए हैं उसके माध्यम से। तो आइए आगे हम 2-3 प्रश्न और हैं उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करेगी, जो अरब सागर की तरफ प्रवाहित होगी। और उसमें कौन कौन सी है, महानदी क्या अरब सागर में जाती है, नहीं, ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये तो आंसर है नहीं। गोदावरी ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। कावेरी ये भी कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर की तरफ जाती कौन है, एक ही है, उसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि किसका निर्माण करती है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, जिसको हम एस्चुरी कहते हैं। यानी इस पूछे गए प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और वह आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिम घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बात सत्य है कि पश्चिमी घाट की जितनी भी नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि किसका निर्माण करती हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। इस प्रकार यह कथन क्या है, हमारा सत्य है। फिर है, इसका कारण दिया है कि क्यों यह डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो उसका कारण दिया है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से
कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बात पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि एक तो इनका लंबाई काफ़ी कम होती है, तो लंबाई कम होने के कारण यह अवसाद ढो के नहीं ला पाती हैं। साथ में इनके मार्ग में कठोर चट्टानें हैं, तो अवसाद काफ़ी कम होता है, और जो अवसाद आता भी है वह ऊंचाई से गिर करके जब सागर के तली पे जाता है तो वहाँ पर जो सागर की तरंगें होती हैं वह उस अवसाद को लेकर के काफ़ी गहराई में चली जाती हैं, इसलिए वहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर कथन भी सही है और उसका जो कारण है वह भी क्या है, सही है, और कारण कथन की पुष्टि भी कर रहा है। तो इस आधार पर पहला वाला इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह कारण और इस कारण को स्पष्ट कर रहा उसका यह कथन है, और इस कथन की यह स्पष्टता कर रहा है कौन, कारण, और कारण अपने आप में भी क्या है, सत्य है। इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला जो प्रश्न है वहाँ पर दिया गया है मोरी बंद डेल्टा। क्या दिया गया है, मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित किस डेल्टा का एक उप विभाग है। वैसे ये जो कुछ स्थलाकृतिक संरचनाएं हैं, इस जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पर हम बहुत से स्थल रूपों की चर्चा करेंगे। वहाँ पर हम डेल्टा के भी स्थल रूपों की चर्चा करेंगे कि नदियाँ कितने प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती हैं, और उसी में एक स्थल रूप आपका कौन सा है, डेल्टा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर हमें देना है वो ये है कि जब हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये जैसे गंगा इधर से आ रही, इधर से कौन आ रही है, ब्रह्मपुत्र, और ये दोनों नदियाँ आगे बढ़ती हैं पद्मा के नाम से, फिर यहाँ पे आके मिल जाती है मेघना, तो आगे बढ़ती हैं, और इधर से एक आती है हुगली। क्या आती है, हुगली, और ये तीनों नदियाँ, तीनों यानी ये दोनों नदियाँ मिल करके यहाँ पर एक डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक डेल्टा बनाती हैं। और इस डेल्टा का जो ये पूर्वी वाला सेक्शन है, कौन वाला सेक्शन, ये पश्चिम वाला, कौन सा, पश्चिम में है, और ये कौन सा है, ये पूर्व में है। तो जो पश्चिम वाला सेक्शन है यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह अब धीरे धीरे क्या हो चुका है, यहाँ से नदी शिफ्ट करके पूर्व चली गई है, और यह सेक्शन अब थोड़ा नदी के मुख्य धारा से छूट चुका है। तो डेल्टा का वह भाग जहाँ पर नदी अब प्रवाहित नहीं हो रही, जबकि नदी के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन नदी अब वहाँ से विस्थापित हो गई है दूसरे प्लेस पर, और यह क्षेत्र अब शुष्क हो गया है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मोरी बंद डेल्टा दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, मोरी बंद डेल्टा दे देते हैं। तो यह मोरी बंद जो डेल्टा है ये वेस्ट बंगाल वाले सेक्शन में आता है, जबकि बांग्लादेश वाले में जो जाता है, कौन सा, बांग्लादेश वाले में जो जाता है, ये अभी क्या है, कैसा डेल्टा है, यह अभी निर्माणाधीन, यानी अभी चल रहा है, यहाँ पर प्रोसेस होते रहते हैं। वहाँ पर कई प्रकार के डेल्टा बनते हैं, प्रीमेच्योर डेल्टा हैं, मेच्योर डेल्टा हैं, तो वहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन अभी कंटिन्यू है, सतत है। लेकिन जो वेस्ट बंगाल वाला डेल्टा है कैसा है, मोरीबंद है, यानी अब यह नदी की मुख्य धारा से हट चुका है, यानी नदी वहाँ से विस्थापित हो गई है। तो ऐसा डेल्टा जो नदी के द्वारा तो बनाया गया, लेकिन नदी अब वहाँ से विस्थापित होकर के किसी दूसरे प्लेस से प्रवाहित होने लगी है, तो इस प्रकार से निर्मित डेल्टा को हम लोग क्या कहते हैं, मोरीबंद डेल्टा कहते हैं। वैसे इसके बारे में और स्पष्टता तब होगी जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के जो लैंड फॉर्म हैं जब पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार इस पूछे गए प्रश्न का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा बंगाल डेल्टा, यानी बंगाल डेल्टा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोरीबंद डेल्टा कहते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे तो ऐसा कुछ है नहीं, महानदी भी नहीं, कावेरी नहीं, सब पे डेल्टा बनता है, लेकिन मोरीबंद जो डेल्टा है वो किस पर बना है, इसी बंगाल डेल्टा पर, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और ख़ास करके इसका कौन सा पार्ट है, पश्चिमी पार्ट है, जो अब हुगली नदी के द्वारा छोड़ा जा चुका है। तो इस प्रकार हमने कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन कर लिया। हाँ,
इससे संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई और कन्फ्यूजन हो रहा है या इस पर कोई और स्पष्टता आपको चाहिए, तो आप इससे संबंधित कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका हम लोग एक निश्चित आंसर आपको प्रदान करेंगे। इसके बाद जो इससे संबंधित कुछ और भी पूछे गए प्रश्न हैं, उसको हम लोग एक दूसरी वीडियो में अलग से डिस्कशन करेंगे। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और शेष प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।